वेलकम बच्चों। जो हमारा कि विभिन्न प्रकार के लेखन जो माध्यम है उनके विभिन्न प्रकार के जो लेखन हैं उसमें आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। इसमें यहाँ पर बताया है कि जो हमारे संचार के विभिन्न माध्यम हैं उनके अंदर कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ पाई जाती हैं। अब ये तो आप भी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जानते हैं सभी। तो आपको ये भी पता है कि कोई भी यदि कोई वस्तु कोई माध्यम बना है, यदि हमारे लिए वो अच्छा कार्य करती है तो कहीं ना कहीं उसका असर बुरा भी या उसका प्रभाव बुरा भी पड़ता है। हमारे जनसंचार के जो माध्यम हैं, जैसे अभी मैं 2-3 दिन से आपको वीडियो के द्वारा बता रही हूँ, जनसंचार का पहला जो माध्यम है हमारा वो प्रिंट, जो अभी मैंने कल वाली वीडियो में आपको प्रिंट मीडिया के बारे में बताया। दूसरा माध्यम है हमारा रेडियो, इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये एक श्रव्य साधन है जो सुना जा सकता है। नंबर 3 है टेलीविज़न, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया होगा और वैसे आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं। चौथा नंबर है इंटरनेट, जो कि आज का ज़माना इंटरनेट का है। अब देखिए, ये जो हमारे जन संचार के माध्यम है 4, जिनके द्वारा संचार यानी कि जन जन तक हमारी बात पहुंचती है, तो उसके अंदर कुछ खूबियां होती हैं, यानी कि कुछ अच्छाइयां होती हैं और अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो हमें यहाँ ये जानना है कि प्रत्येक जनसंचार के माध्यम जो हमारे लिए बने हैं उनके अंदर क्या तो खूबियां होती हैं और क्या खामियां होती हैं। हम सबसे पहले चलते हैं प्रिंट। प्रिंट में क्या खूबियां हैं, यहाँ मैंने प्रत्येक जनसंचार के माध्यम के आपको 5-5 पॉइंट बताए हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर है प्रिंट। अब देखिए, प्रिंट जो है छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। स्थायित्व का मतलब होता है टिकाऊपन। अब जैसे आपकी पुस्तकें होती हैं, पुस्तकों के अंदर जो भी कुछ लिखा है या भी कोई बैनर है, कोई इस प्रकार के पंपलेट है, तो उनके अंदर स्थायित्व होता है। जो वहाँ पर प्रिंट हो गया तो वो कभी भी रफ नहीं होंगे। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है यानी कि टिकाऊपन होता है। नंबर 2, अब इसके अंदर ये तो खूबी है, स्थायित्व होता है, लेकिन इसके अंदर खामी भी पढ़े। क्या है? केवल पढ़े लिखे लोगों के काम आता है। यदि आपके सामने कोई पुस्तक है, कोई बैनर है, कोई पंपलेट है, कोई मैगजीन है, तो उसे आप लोग पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो खामी उसकी ये है कि केवल पढ़े लिखों के काम आता है जो प्रिंट होता है। नंबर 2, आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, उसे जो छपा हुआ है उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी खामी भी है। लेखन कार्य करने वालों को साक्षर होना चाहिए। जो उसका लेखन का कार्य करेंगे, आप अपने जो लिखते हैं नोटबुक, तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, उसके लिए साक्षर कहते हैं पढ़ा लिखा होना। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है तो उसे साक्षर बोलते हैं, साक्षर होना चाहिए। नंबर 3, जो प्रिंट है उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं। आप उसको उठा करके रखोगे, थोड़ी देर के बाद फिर भी आप उसे पढ़ सकते हैं। इसकी खामी है, तुरंत घटी घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। जो तुरंत घटना घटती है उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पहले प्रिंट हो चुका है। नंबर 5, लिखित भाषा की सभी विशेषताएं होनी चाहिए। अब आपको पता है लिखित भाषा में क्या होता है, स्वर व्यंजन होते हैं, उनका ज्ञान होना जरूरी होता है। कहाँ पर हलंत लगता है, कहाँ मात्राएं लगती हैं, कहाँ बिंदु लगते हैं। आपको मालूम है कि हिंदी तो इतना बड़ा सागर है कि जितनी बार भी आप डुबकी लगाओगे उतनी बार कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हमारे 44 स्वर व्यंजन होते हैं वही बस काफ़ी है, नहीं, उनके लिए बहुत कुछ। एक हिंदी जो है वो एक सागर है। तो लिखित भाषा की सभी विशेषताएं होनी चाहिए। और इसमें जो यहाँ खामी क्या है, इसकी गलती सुधारनी पड़ती है। यहाँ पर जो विशेषताएं है भाषा की, इसमें जो खामी क्या है, गलतियाँ सुधारनी पड़ती है। जो प्रिंट में एक बार गलती हो गई तो वो सुधारनी पड़ेगी ना, वो कितनी बार भी आप गलतियाँ करेंगे तो फिर बार बार सुधारनी पड़ेगी।
इसी प्रकार प्रेस के अंदर जो होते हैं कितनी बार पुस्तक में बोल देते हैं कि मिस प्रिंट है, तो यही है। दूसरे नंबर पर आता है आपका रेडियो। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि रेडियो केवल सुनने का साधन है। रेडियो पर आप प्रोग्राम जो प्रसारित होते हो उन्हें हम केवल सुन सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। इसे हम ये सुनने का माध्यम है, लेकिन इसकी खामी भी है। कार्यक्रम आरंभ से ही सुनना पड़ता है। यदि उसमें 1, 2, 3 सेकंड का प्रोग्राम निकल जाता है तो आप उसे दोबारा नहीं सुन सकते। इस प्रकार उसकी जो समय सीमा होती है तुरंत उसके पास मौजूद रहना चाहिए और उस कार्य को हम आरंभ से ही सुनेंगे तो तभी समझ में आएगा। नंबर 2, श्रोताओं का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। रेडियो के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई कमेंट्री चल रही है, कोई नाटक चल रहा है, तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल आपको सुनना है और सुन तो सभी सकते हैं। श्रोता कहते हैं सुनने वाले, उनका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। लेकिन इसके अंदर खामी भी है। समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप उसके लिए तुरंत उठाकर जो आपका शब्दकोश होता है, जो इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं, उसको हम साथ नहीं रख सकते। नंबर 3 शब्दों के साथ संगीत दिया जा सकता है। रेडियो के अंदर शब्दों के साथ संगीत दिया जा सकता है। आप कमेंट्री सुनते होंगे, कमेंट्री के अंदर कितनी बार चलता रहता है, और वैसे भी कोई इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हल्का हल्का म्यूजिक चलता रहता है, तो संगीत दिया जा सकता है। लेकिन खामी क्या है? प्रसारण समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये पता लगे कि प्रोग्राम हमारा 2 बजे आएगा और हम वहाँ पर 2 बजे से पहले पहुँच जाते हैं, तो हमें प्रसारण जो होगा उसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जो उसके लिए निश्चित समय है उसी पर वो सुनाया जाएगा। नंबर 4, भ्रामक कहते हैं जो संदेह पैदा करे, भ्रांति फैलाने वाले भ्रामक कार्यक्रमों को बंद किया जा सकता है। रेडियो के अंदर यदि रेडियो के अंदर कोई इस प्रकार का प्रोग्राम आ जाता है, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। यानी कि भ्रामक कार्यक्रम को बंद किया जा सकता है। और इसी के साथ इसकी खामी भी है कि कार्यक्रम के दौरान कहीं आ जा नहीं सकते। यदि रेडियो के ऊपर कोई प्रोग्राम चल रहा है या प्रसारित हो रहा है तो आप उसे छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। यदि आप जाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं वो छूट जाएगा, आप उससे वंचित रह जाएंगे। नंबर 5, दूर बैठ या लेट कर सुन सकते हैं। अब देखिए रेडियो का एक बहुत अच्छा ये भी हमारा फायदा है। हम रेडियो को बैठ करके भी सुन सकते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, हम हर तरह से रेडियो को सुन सकते हैं। लेकिन इसके अंदर खामी भी है। पुनः वही प्रोग्राम जो कार्यक्रम है नहीं सुन सकते। यदि वो कार्यक्रम निकल जाता है तो आप उस प्रोग्राम को या उस कार्यक्रम को दोबारा नहीं सुन सकते। वो निकल गया तो निकल गया। तीसरे नंबर पर आता है आपका टेलीविजन। देखने सुनने का एक माध्यम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि टीवी के ऊपर आपको क्या होता है कि कोई घटना घटती है, उस घटना के बारे में आपको बताते हैं। तो क्या करते हैं आप, एक बहुत बड़ा चित्र होता है, उसके सामने घटना कहाँ घटी, कैसे घटी, किस प्रकार घटी, तो वहाँ पर आप इसको सुन सकते हैं। यानी कि वहाँ पर उसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा, जो वो बोलेंगे तो वो भी सुनेगा। इसकी एक खामी है कि एक ही कार्यक्रम को बार बार नहीं देख सकते। यदि टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, जो एक बार चला गया तो चला गया। जैसे अभी आप एपिसोड होते हैं, एपिसोड की कड़ियाँ होती हैं, जो एक बार चली गई तो वो दोबारा नहीं आएगा। यदि कभी वही प्रोग्राम, वही कार्यक्रम, वही वो नाटक दोबारा से शुरू होता है तो तब आप उस कड़ी को देख सकते हैं। नंबर 2, कम शब्दों में अधिक दिखाया जा सकता है। टेलीविज़न की एक बहुत खूबी है कि कम शब्दों में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, जो कि उसके ऊपर चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से हम समझ जाते हैं। तो इसका एक खामी भी है, समझने के लिए शब्दकोश नहीं ले सकते। यदि आप टेलीविज़न के ऊपर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं तो आप डिक्शनरी की सहायता नहीं ले सकते, शब्दकोश की सहायता नहीं ले सकते। नंबर आता है 3,
ब्रेकिंग न्यूज तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जा सकती है। जो दर्शक होते हैं तो जो ब्रेकिंग न्यूज होती है तत्काल वो दर्शकों तक पहुंच जाती है, क्योंकि टेलीविजन ये साधन बहुत अच्छा है, कहीं की घटना को हम उसी टाइम देख सकते हैं। उसके बाद इसकी खामी है विभिन्न लोगों में उत्तेजना उत्पन्न करता है। जो कार्यक्रम है, कहीं पर कोई घटना घटती है या फिर उसका अब देखिए कितने हमारे प्रशासन, पुलिस अधिकारी वगैरह का रिमांड होता है, तो वो लोगों के अंदर एक ऐसी भावना भरता है कि ये गलत है, ये सही है, तो वो लोगों के अंदर क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है, यानी कि उनको हाइपर करता है। उसके बाद आता है पॉइंट 4 हुआ 4, खबर सीधी दर्शकों तक पहुंचती है, यानी कि दर्शक खबर सुनते हैं। अश्लीलता को, और इसकी खामी जो है अश्लीलता और नग्नता को बढ़ावा मिलता है। टेलीविजन के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम आ जाते हैं, जैसे देखते हैं आजकल बॉलीवुड में गंद भरा हुआ है, तो बच्चे भी उसके आदी हो जाते हैं देखने के लिए, जिससे बहुत गलत असर पड़ता है। जो अश्लीलता और नग्नता उसको टेलीविजन बहुत बढ़ावा देता है। नंबर 5, खबर की पुष्टि दिखाई जाती है। यदि टेलीविजन के ऊपर कोई खबर वो आ रही है और वो खबर क्या करती है, जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती तो वो पुष्टि आपको बता दी जाती है, लेकिन इसकी खामी क्या है, बाल बुद्धि को विकृत कर देता है। विकृत मैंने नष्ट करना, जो बच्चों की बुद्धि होती है उसको नष्ट कर देता है, क्योंकि जो वो वहाँ पर देखेगा उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। यहाँ लास्ट में आता है आपका जो जनसंचार माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। मनोरंजन और ज्ञान को बढ़ावा देता है, यानी कि बढ़ाता है। इसकी खूबी है आदत डालने वाला माध्यम है। अब आप देखिए, आप मोबाइल चलाते हैं तो ज्ञान तो बढ़ता ही है, लेकिन आप उसके आदी हो गए होते हैं। नंबर 2, एक स्थान पर रहकर विश्व का ज्ञान होता है, पूरे विश्व का ज्ञान हो जाता है एक स्थान पर रहकर। और इसकी जो खामी है वो अश्लीलता और नग्नता को भी बढ़ावा। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी भद्दी सामग्री पड़ी होती है जो समाज के अंदर इस फुहड़पन को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, माध्यम और औजार दोनों का काम करता है। अब देखिए, माध्यम है, जो बात हम तक पहुंच रही है या हम पहुंचा रहे हैं, वो एक माध्यम है और एक फिर औजार भी है। हम कोई किसी प्रकार का गूगल पे सर्च कर लेते हैं, जिस वस्तु के, जिस चीज़ के बारे में, जिस वर्ड के बारे में, मीनिंग के बारे में हमें नहीं पता होता, तो वो हम गूगल पर सर्च करते हैं। तो इसी प्रकार इनको औजार ये दोनों का काम करता है। लेकिन खामी क्या है इसकी, बच्चों को खेल कूद से दूर कर देता है, क्योंकि बच्चे खेलना, जो बाहर खेलते हैं मिट्टी में, उतना शरीर हष्ट पुष्ट होता है, तो इसके पीछे आदी होकर के वो खेल कूद से दूर हो जाते हैं। नंबर 4, रिपोर्ट का सत्यापन और पुष्टिकरण होता है। इंटरनेट के अंदर जो रिपोर्ट आती है वो उसका पुष्टिकरण होता है, वो सत्यता पर आधारित होकर के आती है, जिसका हम आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इसकी एक खामी भी है कि अपव्यय का आधार होता है। अपव्यय कहते हैं खर्चीला, जिसके ऊपर बहुत सारा धन खर्च होता है, नेट वगैरह, तो इसका ये आधार है। नंबर 5, कोई भी पृष्ठभूमि ढूंढी जा सकती है। यदि आपको कोई वाक्य ढूंढना है, कोई शब्द ढूंढना है, कोई विशेष जानकारी ढूंढनी है, कितनी प्रकार की साइट हैं, ऐप हैं, वो आप एक पल के अंदर वहाँ ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसकी खामी क्या है कि ये एक महंगा माध्यम है। अब आपको बच्चों ये पता है कि ये जो इंटरनेट का काम है, ये इंटरनेट जो है ये बहुत महंगा है। आपको पता है कि इंटरनेट चलाने में तो नेट ख़त्म होगा, और नेट ख़त्म होगा तो काम रुक जाएगा। और पहले ही आप लैपटॉप चलाएं या मोबाइल में नेट चलाएं तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीला माध्यम है। इसके हिसाब से आपको ये सोचना है कि हमारी जो ये जनसंचार के माध्यम थे, इनके बारे में हमें कितनी जानकारी मिली है। जो 4 आपके साधन हैं, ये माध्यम है, इनके बारे में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अब आता है आपका एक इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध करवाता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं।
ये जो जानकारी है ये तुरंत मिलने वाली है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। इंटरनेट आज की पत्रकारिता का मुख्य आधार बन चुका है और वह समाज के सारे वर्गों को अनेक आधारों पर विकृत कर देता है। विकृत मतलब नष्ट कर देता है, यानी कि विकृत कर देता है, सारे वर्गों को अनेक आधारों पर बांट देता है और इसमें दुनिया भर के सभी अच्छे बुरे कार्य साफ स्पष्ट और विस्तार पूर्वक देखे सुने जा सकते हैं। इसके कारण कच्ची बुद्धि का युवा वर्ग तेजी से अश्लीलता और नग्नता की ओर बढ़ जाता है। अपराधी और आतंकवादी सरलता से सलाह मशवरा ले लेते हैं। आपको पता है कि गूगल एक ऐसा ऐप है जिस गूगल पर हम सर्च करते हैं कि वहाँ पर जो भी आप जानकारी लेना चाहें वहाँ दोनों माध्यम से है, आप मौखिक में भी और लिखित में। आप लिखित में तो एक बॉक्स में लिखित करें और उसको बोल करके भी बताएं तो तब भी आपके प्रश्न का जवाब मिल जाता है। अपराधी लोग जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, वो बहुत सारा सहारा गूगल का लेते हैं। मशवरा दुनिया के किसी भी कोने में आतंक फैलाने वाला होता है। काले धन का लेन देन सरल हो जाता है। पुस्तकीय ज्ञान की भी चोरी होने लगी है। श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से जो प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी सशक्त माध्यम कौन सा है? अब आपको मैं पूछ रही हूँ, इसके पक्ष विपक्ष में मुझे बताना है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखेंगे, ये ध्यान रखना। प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम, टेलीविजन जो है, सबसे सशक्त माध्यम इनमें टीवी है, टेलीविजन है। इसके लिए साक्षर होने की भी आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने पहले बोल दिया कि इसमें कोई साक्षर भी नहीं हो सकते, अनपढ़ भी इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यह दृश्य सर्वे आधार पर टिका हुआ है। कौन सा? रेडियो। रेडियो जो है, हमने यहाँ पर आपको बताया है कि प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम टीवी है। इसके लिए साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है। यह दृश्य सर्वे आधार पर, यानी कि देखना और सुनना दोनों आधारों पर टिका हुआ है। मानव मन पर जितना प्रभाव देखने से पड़ता है उतना प्रभाव सुनने या पढ़ने से भी नहीं पड़ता। यह पल पल की घटना को दिखा देता है, मानव मन में वैसा ही करने को उकसाता है जैसा यह स्क्रीन पर दिखाता है। इसके लिए किसी शब्दकोश या किसी विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है। आगे आपको घटना छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उस घटना को वहीं जाकर के देखेंगे। एक टेलीविजन इस प्रकार का माध्यम है कि कहीं की घटना को वो आपके सामने तुरंत पेश कर देता है। अभी हमने यहाँ लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज तत्काल दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। एक दूर दराज के क्षेत्रों में कोई घटना घट जाती है तो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। और आज तो एक और सिस्टम शुरू हो गया कि लाइव आ जाते हैं। अपने मन के विचारों को आपको अकेला न बताकर लाइव आकर भी समाज में अपनी बात को फैलाया जा सकता है। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है अब कि आप ये जनसंचार के माध्यम, आज मेरा ये यहाँ पर लेसन जो है 3rd वीडियो है ये, इसमें आपने कितना पढ़ा, कितना सुना और कितना समझा, तो ये समझना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपका इस पर ही निर्भर करेगा, यहीं से आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। तो इसलिए सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि जो भी वीडियो आप तक पहुंच रही है उस वीडियो को बार बार देखें और कंठस्थ करें। ये आपका वर्ष पहले ही हमारा समय बहुत बर्बाद हो गया है। आने वाले समय को हम पूरी गंभीरता से लें और गंभीरता से लेने के बाद आप अपने पेरेंट्स का, अपने अध्यापकों का, अपने मैनेजमेंट का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे हम दूसरे लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।